हेलो फ्रेंड, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप 16 यानी ऑक्सीजन फैमिली से रिलेटेड जो है क्वेश्चन हम देखेंगे। जो एनसीईआरटी पूरा स्टैक्ट है, यानी आप जो है एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 16 ग्रुप से रिलेटेड जो आपके सिलेबस में, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 37 है। इसमें कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव लोअर वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी एज कम्पेयर टू द 15th ग्रुप एलिमेंट बिकॉज। तो कह रहा है कि जो 16th ग्रुप एलिमेंट है, यानी ऑक्सीजन फैमिली कह सकते हैं, इसका जो फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है वो 15th ग्रुप यानी नाइट्रोजन फैमिली से क्या होता है, लेस होता है। ऐसा क्यों? तो यहाँ कहने का मतलब है, पहले तो ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज द आयोनाइजेशन। ठीक है, तो आयोनाइजेशन हमें समझना होगा। तो आयोनाइजेशन किसको बोलते हैं? तो इसमें हम अगर बात करें तो आयोनाइजेशन जो होता है, यानी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई एटम है, अगर इससे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को क्या बोलेंगे, हम आयोनाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो यही कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेट एटम, ठीक है, इज नोन एज आयोनाइजेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन बोले। तो आइटम से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना। इसका मतलब क्या, कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एनर्जी कम लग रही है, और इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो एनर्जी ज़्यादा लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए हमें ये आंसर पे जाना पड़ेगा। देखो, अगर हमें हाईली मतलब जल्दी से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को टैकल करना है, तो आपके आंसर जो हैं वो कंसेप्ट जो है वो आपके आंसर में मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है हाफ फील्ड और फ्यूल, यानी इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बनाना होगा। तो अगर ऑक्सीजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो क्या आता है, 1s2 आता है, 2s2 आता है, और 2p क्या होता है आपका, 4 आता है। ठीक है, अब 2s में अगर बात करें तो यहाँ देखिए 2s में हो जाता है आपका 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p अगर आप बना रहे हो तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। तो 2p में होंगे 3, हुंड का रूल लगाओगे तो 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें ऑर्बिटल को देख रहे हो तो ये तो ना तो हाई फील्ड है और ना ही क्या है, फुल फील्ड है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का होता है 7, 1s2 है, 2s2 है, और 2p क्या हो जाता है आपका 3, 2p 3 हो जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए 2s है, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2p में है आपका 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर हम बात करें तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये हम कह सकते हैं ये हाफ फील्ड है। क्या है, हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड क्या होता है, वो सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल होने की वजह से हम ये कह सकते हैं ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो हम कहेंगे कि नाइट्रोजन हैव ए मोस्ट स्टेबल कॉन्फिगरेशन देन द ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन हैव ए लोअर फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी एज कम्पेयर टू द 15th ग्रुप, यानी कह सकते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, तो वही कह रहा है कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसका पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है। तो वही आंसर देखिए, क्वेश्चन का आंसर दे रहा है हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल इन ये 15th ग्रुप आर मोर स्टेबल। हाँ, ये सही है। उसके बाद कह रहा है ग्रुप 16th एलिमेंट्स हैव ए स्मॉलर साइज देन द 15th ग्रुप। ये भी ठीक है, कंसेप्ट सही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपका एक्सेप्शनल टाइप का है। तो ध्यान में रखना है कि देखो, आपका ऑक्सीजन कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अब जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। तो साइज जब छोटा होगा, देखो सब जब साइज छोटा होगा तो इसका मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। ठीक है, तो अट्रैक्ट होगा तो इसका मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो फ्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। उसी टाइप से अगर नियान देखें तो इसका और ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि फ्लोरीन, अभी फ्लोरीन के अगर इसके साइज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की साइज है बड़ी, तो साइज बड़ी होने से क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं न्यूक्लियस से दूर, और न्यूक्लियस से दूर होगा तो अट्रैक्शन कम होगा, तो इजीली निकल जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ तो उल्टा बोल रहा है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होती है वो लेस होती है। तो रीजन वही है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप इसको टैकल कर सकते थे। ठीक है, तो हालांकि ये सही है, लेकिन हम साइज के अकॉर्डिंग इसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ये एक्सेप्शनल था। अब उसके बाद सी अगर बात करें तो देखिए ग्रुप 16 एलिमेंट कंटेन डबल बॉन्ड वाइल 15 ये ट्रिपल बॉन्ड। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है और यहाँ पर नाइट्रोजन है ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, देखो हमें आइसोलेट की बात करना है तो इस आइटम को हमें क्या करना होगा, पहले आइसोलेट। ये देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो रिलेटेड है किससे,
आइसोलेटेड आइटम से। तो अगर आप आइसोलेटेड आइटम से जब आप निकाल, आइसोलेट मतलब सिंगल आइटम से, तो सिंगल आइटम को जब हम गैसीय स्टेट में लेकर जाते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं आइसोलेट सिस्टम। तो आइसोलेट आइटम से अगर आप निकाल रहे हो तब जा करके बोलेंगे हाँ इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कोई कंसेप्ट नहीं लगाना था। ग्रुप डी में सॉरी, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है, ग्रुप 16 एलिमेंट हैव ए मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ए पी ऑर्बिटल, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन राइट ऑप्शन था वो क्या था, आपका ए ऑप्शन था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट एक्सीड 2 अनलाइक सल्फर व्हाइल व्हिच कैन शो +4 +6 बिकॉज। तो कह रहा है ऑक्सीजन जो है वो उसकी जो कह सकते हैं वैलेंसी होती है, कोवैलेंसी होती है, वो 2 से ज़्यादा एक्सीड नहीं हो सकती है, लेकिन सल्फर ऐसा कर सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो सल्फर की तरह ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा ऑक्सीजन, ठीक है। तो रीजन हमें बताना हो। देखो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी मतलब क्या होता है कि कितना वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें चेक करना होगा। अभी हमने देखा था 1s2 होता है और 2s2 और उसके बाद क्या होता है 2p4 होता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे है हमारे पास क्या है 2s है और ये क्या है आपका 2p है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है और हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, 2 अनपेयर्ड जब इलेक्ट्रॉन होगा इसका मतलब है कि यहाँ पर वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, यहाँ पे बॉन्ड। तो इसकी वैलेंस यहाँ पे क्या हो रही है 2 हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर कह रहा है कि ये 4 और 6 क्यों नहीं दिखा रहे हैं सल्फर की तरह, ठीक है। तो इसमें सल्फर का अगर बात करें तो 16 हो जाएगा, इसको जो लिखोगे तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा और उसके बाद 3s2 होगा और 3p कितना हो जाएगा 3p4 होगा, ठीक है। लेकिन हम 3d0 भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि थर्ड सेल में क्या होता है d भी आ जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो गया आपका 3s हो गया और ये हो गया आपका 3p हो गया और यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 3d हो जाएगा, क्लियर। तो 3d में कितने d ऑर्बिटल है, ये 3p है, ये आपका 3d है। तो यहाँ पर 3s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, p में देख लेंगे तो 1 2 3 और हो जाएगा 4। अब इसको ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट में देख रहे हो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी तो 2 हो जाएगी यहाँ पे। अब इसको अगर हम एक्साइटेड स्टेट लेकर जाते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, p वाला जंप करके कहाँ पहुँच जाएगा d में। तो d में अगर आप जा रहा है तो ये हो जाएगा 3c का 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। और डी के अगर केस में अगर हम बात करते हैं तो डी में कितना पहुंच जाएगा 1। तो यहाँ देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1 2 3 4 हो गया। तो जब 4 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर वैलेंसी इसकी हो जाएगी 4। अब यहाँ पे बात करते हैं इसको भी लेकर के अब यहाँ चले जाएँ, यानी यस वाला इलेक्ट्रॉन भी जंप करा दें, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन यस वाला कहाँ पहुँच गया डी में। अब डी में कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 6। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ये कह सकते थे, ठीक है। तो देखिए मैं इसमें कंप्लीट जो है कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है। और ये ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप कुछ नहीं पढ़े फिर भी मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन को हिट नहीं कर रहा हूँ कि हाँ मुझे तो ये पता है कि मैं बोल दूँ ये ऑप्शन डी है और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है। तो मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर जो है ये ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑक्सीजन एटम डज नॉट हैव ए डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो ऑक्सीजन के एटम के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। देखो हाँ सही है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, इसका मतलब इसीलिए नहीं कर पा रहा है, तो ये सही ऑप्शन हो गया। ऑक्सीजन हैज ए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, हाँ ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी 2 था, यहाँ भी 2 था। देखिए यस में भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, हमारे जो है आंसर नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ तक, तो ठीक है। तो इसका आंसर नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन कैन फॉर्म ए डबल बॉन्ड विथ अनदर ऑक्सीजन आइटम, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब ये सल्फर से कोई रिलेशन ही नहीं कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन कैन एटम कैन नॉट बी प्रमोटेड डी ऑर्बिटल ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहली बात तो डी ऑर्बिटल तो है नहीं, तो डी ऑर्बिटल है नहीं तो प्रमोट करने की कोई बात ही नहीं है, वो चाहे स्मॉल हो चाहे वो बिग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको हमें समझना है। 39 नंबर क्वेश्चन
तो आप थोड़ा सा आप वर्क करते रहिए, समझते रहिए और इसका अगर नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। इसको लिखते रहेंगे तो मुझे लगता है काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर के क्या करिए, आप बनाते रहिए, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए और नोट करते रहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द बॉन्ड एंगल इन H2O, ठीक है। तो कह रहा है कि जो H2O का बॉन्ड एंगल है यहाँ पर दिया हुआ है 104.5 डिग्री दिया हुआ है, इज हायर देन द बॉन्ड एंगल ऑफ H2S। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। कह रहा है बॉन्ड एंगल जो है H2S का वो कह रहा है 92.1 है और इसमें क्या कह रहा है आपका 104.5 है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो यहाँ पर होता है ऑक्सीजन, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ पर है लोन पेयर कितना है। अब स्टेरिक नंबर अगर निकालते हैं तो लोन पेयर कितना हो गया 2, तो 2 लोन पेयर हो गया और प्लस बॉन्ड पेयर देखो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 2, तो 2 2 4 हो गया। तो यहाँ पर आ जाता है हाइड्रोजन sp3, ठीक है। सल्फर की अगर बात कर लेते हैं तो देखो है सल्फर, यहाँ पे बात कर लेते हैं सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 तो बॉन्ड बना लिया, 2 बच गए, सॉरी 4 बच गए, तो 4 के लिए कितना लोन पेयर हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है सल्फर का भी sp3 आ रहा है, ऑक्सीजन का भी क्या आ रहा है sp3 आ रहा है। तो यहाँ से हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है, तो बॉन्ड एंगल का यहाँ से हम नहीं बता सकते। अब दूसरा कंसेप्ट क्या लगाएंगे, तो बॉन्ड लेंथ की बात कर लेंगे। अब देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। आपको बताया गया है कि ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है एंड पोलोनियम है। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। इसका मतलब क्या होगी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सल्फर से मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी। तो सल्फर अब ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, बहुत ज़्यादा से किया क्या अट्रैक्ट करेगा। तो जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो छोटा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ जब छोटा हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन जो होगा, ये हाइड्रोजन क्या होंगे, बहुत पास आ जाएंगे। तो हम ये कहते हैं ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, ये बॉन्ड है। तो बॉन्ड को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर और इसका हाइड्रोजन का क्या होगा, बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर क्या होगा, रिपल्सन होगा। यहाँ देखिए हमारे पास है लोन पेयर, तो लोन पेयर जो होते हैं इसमें रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है। आपको वेस्पर थ्योरी में बताया गया होगा क्लास 11th में। तो लोन पेयर रिपल्सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है लोन पेयर। उसके बाद जो है आपका बॉन्ड पेयर वो थोड़ा सा कम होता है, फिर बॉन्ड पेयर में सबसे कम होता है। क्लियर, ये हमें समझना। देखो लोन पेयर मतलब क्या होता है, इसको बोल सकते हैं मोटू, ये है आपका मोटू, ये भी लोन पेयर है। तो मोटू 2 आ गए, यानी जैसे मान लीजिए किसी एटम पे, जैसे इसमें कह रहा है वाटर में क्या है 2 लोन पेयर हैं, दो मोटू हैं। अब जैसे आप कहीं ट्रेन में जा रहे हैं और 2 मोटू आकर के बैठ गए, तो इसका मतलब क्या है कि आप अगर पतले हैं तो आपको रिप्लेस कर देंगे, यानी यहाँ आपको क्या करेंगे, दबा देंगे। तो वही काम इनका भी है कि लोन पेयर क्या करता है, ये बॉन्ड पेयर को क्या करता है, दबाता है, यानी रिपेल करता है, जिससे इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है, लेकिन ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दबा देगा, क्यों, क्योंकि पतले के पास भी कुछ ना कुछ तो फोर्स होगा। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पर जो लोन पेयर है यानी बॉन्ड पेयर है और बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन करेगा, इसलिए जा करके एक जगह रुक जाता है। थोड़ा सा अभी कंपेयरिंग कर लेते हैं यहाँ पे सल्फर। तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई, लो एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब कम होगी तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन को कम अट्रैक्ट करेगा, तो इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा तो ये हाइड्रोजन होंगे दूर दूर। तो ये दूर दूर जब होगा, कोई भी आपका फ्रेंड आपसे दूर है या आपका दुश्मन आपसे दूर है, तो उसमें रिपल्सन कम होगा, ठीक है, या अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होगा वो कम होगा, ध्यान में रखेंगे। वही बात यहाँ पर भी है, ये दूर दूर है तो रिपल्सन कम है। तो रिपल्सन कम है तो इसका मतलब क्या है, ये लोन पेयर जो होगा वो ज़्यादा प्रेस कर देगा। जब ज़्यादा प्रेस कर देगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई थी तो बॉन्ड क्या थे, पास थे। तो हाइड्रोजन पास होने की वजह से बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज़्यादा था, इसलिए बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर। तो ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ऑक्सीजन इज डायमैग्नेटिक एंड सल्फर इज टेट्रा एटॉमिक। ये सब पता नहीं क्या है दिया हुआ, बकवास दिया हुआ है। तो यहाँ पे डाई एटॉमिक और टेट्रा एटॉमिक ये थोड़ी ना बॉन्ड एंगल को डिफाइन कर पाता है, ठीक है। अब कह रहा है डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, हाँ ये सही है, ऑप्शन सी जो है, बी जो है वो सही है। उसके बाद कह रहा है डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट तो दोनों का क्या है, -2 है, इसका भी -2 है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। उसके बाद डिफरेंस इन शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 दोनों का है, तो इससे भी कह सकते हैं आंसर नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे बी और सी और डी चला गया, बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। तो हमें क्या करना है, 16 ग्रुप यानी ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। तो इसमें हालांकि टेलुरियम तक ही दिया हुआ है, तो इसके हाइड्राइड का हमें स्टेबिलिटी देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर H2O हो गया, H2S हो गया, H2TE हो, H2SE हो गया, और H2 क्या हो गया, TE हो गया, और H2PO भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में। अब कह रहा है स्टेबिलिटी की बात कर लेता है। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 8। इसको जब लिखोगे तो 1s2 आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा, और 2p क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी टाइप से आप जब सल्फर लिखोगे ना, तो सल्फर का होता है 16, इसका आ जाएगा 3s2 और 3p4 आ जाएगा। इसी टाइप से मैं पूरा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। 3s2 है, जब सेलेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4s2 4p4 हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से टेलुरियम है, तो यहाँ पर 4 के जगह पर क्या आ जाएगा, 5s2 आ जाएगा, और 5p4 हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से आपका पोलोनियम अगर है, टेलुरियम के बाद पोलोनियम, तो यहाँ पर 6s2 आ जाएगा और 6p4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमें मिल गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर अगर बात करें, ये 2p है, ये 3p है, 4p है, 5p है, और 6p है, ठीक है। और हाइड्रोजन का अगर देख लेते हैं तो 1s1 है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इससे हमें ये समझ में आएगा कि ऑर्बिटल की साइज़ क्या है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो ये 1s में है, ऑक्सीजन जो है आपका 2p में है। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 1s में है, और ये क्या है, 2p में है, सॉरी 3p में है। यहाँ देखिए 1s में है, और ये आपका 4p है। और यहाँ पे देखेंगे 1s है, और यहाँ पे 5p है, और यहाँ पे 1s है, और ये क्या है आपका 6p है। क्लियर। अब देखिए, आप देखिए ये 1s है, ऑक्सीजन का क्या है आपका 1x है, ऑक्सीजन के अगर देख रहे हो तो आपका 2p आ रहा है। अब यहाँ पे अगर बात रहा है, देखो 1s है, जैसे मान लीजिए आप 1s है तो साइज वो फर्स्ट सेल की है, और यहाँ पर देखिए सेकेंड सेल की, तो साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यानी कह सकते हैं एक मान लीजिए फर्स्ट क्लास का, यानी फर्स्ट क्लास का बच्चा है, और एक सेकेंड क्लास का बच्चा है, तो दोनों में जो ओवरलैपिंग होती है, यानी आर्बिटल की क्या होगी, इसका यस आर्बिटल स्पेरिकल होगा, और पी आर्बिटल कैसा होगा, डंबल शेप होगा। तो इसमें ओवरलैपिंग क्या होगी, अच्छी होगी, या दोस्ती अच्छी होगी, ठीक है। जैसे मतलब जैसे आप 1s हैं, ठीक है, जैसे आप 1s हैं, यानी आप साइकिल लेकर चलते थे, और आप पैदल चलते थे, आपका दोस्त जो था वो साइकिल लेके चलता था, मतलब स्कूल आता था। तो इसका मतलब दोनों कभी कभी क्या होता था, आपका दोस्त आपको बिठाएगा, आपके साथ लेके जाएगा, दोस्ती चाय पानी सब कुछ होगा। इसका मतलब यहाँ पर रिलेशन अच्छा है। लेकिन अब मान लीजिए आप पैदल ही रह गए, अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाए, डेवलप नहीं कर पाए, और आपका दोस्त बाइक ले लिया, तब मतलब भाव मारना चालू कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि 1s और 3p, यानी आप दोनों में क्या हो जाएगा, आपने वहीं रहा, और आपके फ्रेंड ने क्या किया, उन्नत कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो आपको पहचानना थोड़ा कम कर देगा, रिलेशन वीक हो जाएगा। इसी टाइप से आप पैदल ही रहे, ठीक है, यानी आप 4p पे पहुंच गए। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन की बात कर रहा है, या सल्फर की बात कर रहा है, या सेलेनियम की बात कर रहा है। तो ये 4p आ गया, यानी आपका दोस्त अब कार ले लिया, तो आपको कार से ही झांकेगा और देखेगा कि ये मेरा दोस्त था, मतलब आपको पहचानना बंद कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशन और वीक हो गया। और उसके बाद अगर आपका मान लीजिए आपका मतलब दोस्त क्या कर लिया, अगर आपका दोस्त जो है हवाई जहाज़ ले लिया, तब तो भाई आपको पहचानना ही, मतलब वो बोलेगा ही नहीं मेरा दोस्त था ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पर रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा। तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर 1s है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो पी आर्बिटल है ना, वो पी आर्बिटल क्या हो, अप टू डाउन इंक्रीज कर रहा है, तो रिलेशन जो होगा या ओवरलैपिंग जो होती है वो वीक होती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जिसका बॉन्ड वीक, उसको तोड़ने में आसानी होगी। तो आपका दोस्त जो है आपको पहचान ही नहीं रहा है, तो आपका रिलेशन का है का, तो आसानी से क्या हो गया, आप अलग हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि अगर स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जो H2O है इसके बीच में क्या है, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। H2S है, तो इसका मतलब क्या है, साइज सल्फर की बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग कम हो जाएगी, तो वीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद H2S ही है, ये थोड़ा और बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी। H2TE है, तो सबसे कम हो जाएगी। तो यहाँ वही ध्यान में रखना है कि आंसर जो है यहाँ से मिलेगा। तो देखो, जो मैंने कंसेप्ट बताया है, ये आपका चाहे नाइट्रोजन फैमिली का हो, यानी NH3 है, PH3 है, इसमें भी वही कंसेप्ट लगने वाला है। ऑक्सीजन फैमिली में भी, और फ्लोरीन, यानी कह सकते हैं कि फ्लोरीन फैमिली, यानी 17 यानी हैलोजन ग्रुप में भी वही लगने वाला है, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट लगा सकते हैं आप उसमें भी, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पर जो है आपका जो आंसर होगा वो देखिए, H2O सबसे ज़्यादा होगा, फिर H2S का उससे कम होगा, सेलेनियम का और कम होगा, टेलुरियम का और कम होगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी का अगर आंसर देना होगा तो आप बॉन्ड ओवरलैपिंग जरूर देखेंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन कह रहा, नेम ऑफ द सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ द 16th ग्रुप, 16th हैविंग ग्रुप 16 हैविंग एलिमेंट 116। तो कह रहा है कि 100 क्या है, 116 जो है
का जो है नेम क्या होगा, ठीक है। तो इसका देखो अन अन 116 होता है, तो इसको अन अन लिखते हैं, अन अन, उसके बाद हेक्सियम हो जाएगा। तो इसके बाद में मतलब क्या, यू यू और उसके बाद एच करके हम लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर जो है ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो ये तो कंसेप्ट लगने वाला नहीं है जो आईपीएससी रूल लगाया गया था। अब यहाँ पे बात आती है इसका क्या, देखो यहाँ पर 116 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लीवर मोरियम, ठीक है। लीवर मोरियम जो है इसको बोलते हैं, लीवर मोरियम जो है ये रशियन साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवरी किया था, जो अमेरिकन के एक रिसर्च लैब था, ठीक है, उसी में इसका डिस्कवरी की गई थी, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि यह रेडियो एक्टिव एक एलिमेंट है, और ये जो है इसकी डिस्कवरी कब हुई थी, तो हम कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियर का कुछ रिसर्च कर रहे थे, ठीक है। तो न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे, उसमें कुछ रिसर्च चल रहा था उस पर, तो उसको एक लैब का नाम है जिसको बोलते हैं लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी, ये यूनाइटेड स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके नेम पर इसको क्या है, लीवर मोरियम रखा गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका ये है। अब देखिए एक मैंने कल उसमें बताया था एमसी, ठीक है, तो वो भी क्या है आपका रशियन और यूएस यानी अमेरिकन साइंटिस्ट ने नहीं मिलकर डिस्कवर किया था। तो 115 और 116 ये दोनों एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव हैं, और ये रेडियो क्या कहते हैं न्यूक्लियर रिसर्च के दौरान ही इन दोनों की डिस्कवरी हुई थी। तो उसको आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 42 है, कह रहा ऑन हीटिंग पोटेशियम क्लोराइड बी गेट। तो ये जब आप प्रिपरेशन आप ऑक्सीजन पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको पता चलता है कि ये क्या होता है। देखो पोटेशियम क्लोराइड को आप अगर हीट करते हो तो ये क्या किस में बदल जाता है, तो KCl और प्लस क्या होता है O2 में बदल जाता है, ठीक है। तो ये आंसर आपका बी ऑप्शन है। ये पोटेशियम क्लोराइड का यूज हम कहाँ पढ़ाते यूज करते हैं, तो इसको हम फायर जो क्रैकर्स होते हैं उसमें हम पोटेशियम क्लोराइड का यूज करते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 43, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन का प्रॉपर्टी चेक करना कर रहा है, डाइऑक्सीजन नेवर रिएक्ट विथ मेटल, नेवर रिएक्ट विद मेटल, ये कैसे हो सकता है भाई। देखो मेटल जो है सोडियम है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है भैया, तुरंत सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन, और इसमें यानी राइट रिएक्शन है, ऑप्शन गलत है ये। अब कह रहा है कि डाई ऑक्सीजन इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। देखो यहाँ पर हमने बात किया था, देखो इसमें जो है आप जब ऑक्सीजन फैमिली पढ़ोगे तो उसमें आपको एनसीईआरटी में गिवन है कि वाई ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन देयर एंटी बॉन्डिंग पाई बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें जो एंटी बॉन्डिंग जो पाई ऑर्बिटल होता है उसमें क्या होते हैं, जैसे हम लोग देखा था पाई 2px, ठीक है। तो पाई एस्ट्रिक 2ps और पाई एस्ट्रिक 2py में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या होता है ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी ये देखिए डाई ऑक्सीजन इन डायमैग्नेटिक इन नेचर, ये तो भाई गलत बात है, ये मतलब पैरामैग्नेटिक होता है। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, कह रहा है कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ ये अदर एलिमेंट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखिए यहाँ पर सोडियम है और ऑक्सीजन जब ये रिएक्ट करते हैं ना, तो ये सोडियम ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है। ये जो होते हैं ये एक्सोथर्मिक होते हैं, क्या होते हैं आपका एक्सोथर्मिक होता है, ध्यान में रखेंगे। तो जब भी ऑक्सीजन कंबाइन करेगा तो एक्सोथर्मिक ही होगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। जैसे या तो ऐसे भी आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि जैसे मान लीजिए सोडियम था, ये तो मेटल था, ऑक्सीजन जो था वो क्या हो गया आपका गैस था, यानी नॉन मेटल है और एक गैसियस फॉर्म में है। और जब ये कंबाइन होगा तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब सोडियम ऑक्साइड मतलब क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड जो है ये सॉलिड हो गया। तो ठीक है, अब देखो एक्सोथर्मिक है नहीं, यहाँ से बता सकते हो। देखो गैस है वो किस में जा रहा है, सॉलिड में। अब आपको पता है कि गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इसको सॉलिड में जाना है तो इसका मतलब क्या है कि ये एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की कम हो जाएगी। तो ज़्यादा से कम में जाएगा यानी काइनेटिक एनर्जी कम करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब तक एनर्जी, जैसे मान लो आप है रैंडमली बहुत तेज़ी से इधर उधर घूम रहे थे, अब आपको घूमना कम करना है तो आपकी एनर्जी यानी ब्लड को निकाल लिया जाए, एनर्जी कम हो जाएगी, आप अपने आप चाह करके चुपचाप बैठ जाओगे और सॉलिड हो जाओगे, ठीक है। तो सेम वही सी बात यहाँ पर भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पे डाई ऑक्सीजन लिक्विफाई एट 55 केल्विन एंड फ्रीजेज एट 90। देखो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा दिया हुआ है, देखो लिक्विड है,
कह रहा है लिक्विड में चेंज हो जाता है 55 केल्विन पे। क्या मजाक कर रहा है, देखो फ्रीजेज एट 90 केल्विन, तो कह रहा है फ्रीज कर रहा है 90 केल्विन पे, तो मजाक की बात ही हो गई ना कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉलिड में हो जाएगा और कम टेम्परेचर कम होगा तो लिक्विड में हो गया, तो गलत बात है। तो इसका मतलब जो ये आंसर जो देखिए इन एक्चुअल अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है वो 90 केल्विन पर क्या होता है, ये लिक्विड में चेंज होता है, और 55 केल्विन पर ये क्या होता है, ये सॉलिड यानी फ्रीज हो जाता है, ठीक, 55 केल्विन नियर अबाउट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये ऐसा उल्टा दिया हो, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग। तो ऑप्शन इसका जो था वो कौन सा था, सी था। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए 44 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कह रहा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। कह रहा है एसिडिक ऑक्साइड, देखो भाई साहब ये यहाँ पे देखो नॉन मेटल है, तो नॉन जो मेटल है ना, तो नॉन मेटल जो ऑक्साइड होता है ना वो कैसा होता है, वो आपका नॉन मेटल जो ऑक्साइड होता है वो ये होता है एसिडिक। क्या होता है, एसिडिक। तो देखो यहाँ पे फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है। अब देखो यहाँ पर है आपका फास्फोरस 15 होता है, फिर नाइट्रोजन है यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद क्लोरीन है। ये तीनों क्या हैं, नॉन मेटालिक हैं। तो नॉन मेटल जो है ऑक्साइड कैसे हो जाते हैं, वो एसिडिक है। तो ये सही है, इसका मतलब कह रहा है नॉट करेक्टली, यानी ऑप्शन गया, ठीक है, लिखा सही है लेकिन नॉट करेक्टली की वजह से गया। अब बेसिक ऑक्साइड जो है, कह रहा है बेसिक ऑक्साइड के साथ जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे, तो मेटल ऑक्साइड्स आर जो आर बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। रीजन क्या है, ये देखो यहाँ पर जैसे मान लिया हम P2O5 है, तो P2O5 को जो हम वाटर से रिएक्शन करा रहे थे कराएंगे तो क्या बन जाएगा, S3PO4 बन जाएगा, ठीक है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे ये एसिड बन गया। तो वही कह रहा है कि अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो एसिड बनेगा। क्या बनेगा, एसिड बनेगा, इसलिए एसिडिक होता है। बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं वो मेटल ऑक्साइड होते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास सोडियम ऑक्साइड है, तो सोडियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, इसको जब वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, और ये क्या है, एक बेस है। तो हम कह सकते हैं कि इसका हाइड्रोलिसिस जब आप कराते हो मेटेलिक ऑक्साइड का, वो तो बेस का फॉर्मेशन कर लेता है, इसलिए हम कहते हैं बेसिक मीडियम, यानी बेसिक ऑक्साइड है। तो यहाँ देखिए आपका सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये तीनों कैसे हैं, ये बेसिक हैं, ठीक है। तो ये तो सही दिया लेकिन नॉट करेक्टली की वजह से गया काम से, ये भी आंसर नहीं है। न्यूट्रल ऑक्साइड, तो न्यूट्रल ऑक्साइड में देखो कार्बन डाइऑक्साइड दिया हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो वो H2O के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है क्या, H2CO3 बनाता है, और ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है। तो ये जब एसिड है इसका मतलब क्या है कि यहाँ न्यूट्रल तो ये नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत है, और यही पूछ रहा है कि नॉट करेक्टली मैच, सही नहीं है। तो यहाँ पर बेरिलियम देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, NO। तो ये तीनों जो होते हैं, यही तीनों आप याद रखिएगा, ये तीनों जो होते हैं ये होते हैं आपके न्यूट्रल ऑक्साइड। क्या होते हैं आपके, न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, ये ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक होता है। क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो एम्फोटेरिक जो होते हैं वो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो ये ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखो नीचे दिया भी है, जैसे जिंक ऑक्साइड है, SnO है, L2O3, ठीक है। तो ZnO और L2O3 को आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि ये क्या होता है, आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ऑप्शन जो था आपका 44 का हो जाएगा सी। अगला चेक करते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखिए क्लोरीन, देखिए फास्फोरस दिया 15, देखो फास्फोरस है 15, उसके बाद सल्फर है आपका 16, उसके बाद क्लोरीन है आपका 17। तो आपको बताया गया है कि जब आप पीरियड में, ठीक है, पीरियड में जब आप लेफ्ट टू राइट में मूव करते हैं तो इसमें मतलब क्या है कि मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो इंक्रीज करेगा, तो आपको ये पता है कि नॉन मेटल है तो क्या होगा, एसिड होगा। नॉन मेटल है अगर उसका ऑक्साइड है तो क्या होगा, वो एसिड है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन में बात करें तो नॉन मेटल सबसे ज़्यादा कैरेक्टर किसका होगा, क्लोरीन का होगा, उसके से कम किसका होगा, सल्फर का होगा, उससे कम किसका होगा, फास्फोरस का होगा। तो इसका जो ऑक्साइड भी होगा उसका जो एसिडिक कैरेक्टर फास्फोरस का होगा वो कम होगा। सल्फर का जो ऑक्साइड होगा उसका जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्लोरीन का क्या होगा, और ज़्यादा होगा। बस मेरा इस टाइप के क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। तो ये कह रहा है कि फास्फोरस जो है वो लेस नॉन मेटेलिक है देन द सल्फर, और सल्फर जो है लेस नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है किससे, क्लोरीन से, ठीक है। तो इसका जो है जब ये ज़्यादा नॉन मेटल होगा
तो इसका ऑक्साइड जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें देखो ये Cl2O7 दिया हुआ है, ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, SO2 उससे कम एसिडिक है और फास्फोरस जो है उससे कम एसिडिक है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला अब क्वेश्चन देखते हैं 46। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। कह रहा है कौन सा जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब देखिए कह रहा है ओजोन इज पैरामैग्नेटिक। देखो ऑक्सीजन जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, ओजोन जो होता है यानी O3 ये कैसा होता है, डाया मैग्नेटिक होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे, डाया मैग्नेटिक होगा। तो इसका मतलब क्या है, यही आंसर जो है वो रॉन्ग है और यही ऑप्शन जो हो जाएगा अब राइट होगा। फिर भी अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज ओजोन आर आइडेंटिकल। तो देखो यहाँ पर ओजोन और ओजोन का जब आप क्या करते हो, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस, यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन बना लेंगे तो ये इधर जाता है और ये इधर आता है। तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आप बनाते होंगे तो आपको यहाँ मिल जाता है 1 2 3 4 5 और हो जाएगा 6, यहाँ माइनस हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो अगर जब आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं इस टाइप से तो आपको लगता क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, देखो यहाँ पर है ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ गया आपका डबल बॉन्ड, इस सेंटर पे इसमें आ गया। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये डबल बॉन्ड इधर उधर घूम रहा है, यानी दोनों सेंटर पे घूम रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है ना ये यहाँ पर दोनों जगह पे है ऐसे हाफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर से आप बताएंगे कि इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है, लेकिन अगर आप सिंगल स्ट्रक्चर से बात कर लेते हो यानी यहाँ पे, तो ध्यान में ये रखना है कि डबल बॉन्ड जो है ना इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है आपका, कम होता है, सिंगल बॉन्ड का क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब देखोगे तो हाइब्रिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा जिससे ये डिफाइन हो जाएगा कि इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, वो सेम होता है। तो ये कह रहा है द टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम होते हैं, हाँ सही है। तो लेकिन एक पूछ रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट, तो गया। ओजोन इज बेंड, तो देखो यहाँ पर बेंड स्ट्रक्चर होता है, तो ये मैंने बताया था बेंड स्ट्रक्चर होता है। तो ये भी मतलब लिखा तो सही है, स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन कह रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ, तब तो गलत गया। ओजोन इज वायलेट ब्लैक इन सॉलिड। देखिए ओजोन जो होता है ना, वो ओजोन ये कैसा होता है, गैस में अगर है तो ये ब्लू कलर का होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपका गैस लिक्विड में जैसे ही चेंज करेंगे, ठीक है, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा लाइट ब्लू कह सकते हो इसको। ठीक है, तो ओजोन अगर गैस में है तो उसका मतलब क्या है, वो लाइट ब्लू होगा। लेकिन देखिए आप इसको लिक्विड में ले आ रहे हो तो मॉलिक्यूल पास पास आ रहे हैं, तो जब मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ी सी इंटेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी, यानी ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ब्लू कलर का हो जाएगा। और अगर इसको आप सॉलिड में चेंज कर रहे हो तो और थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ेगी, जिससे हम कह सकते हैं ये वायलेट कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वायलेट कलर का हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, लेकिन पूछा है रॉन्ग, तो ऑप्शन जो हो गया वो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन चेक करते हैं 47। तो यहाँ भी बात करते हैं। अगला 47 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच वन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ओजोन। ओजोन का कौन सा प्रॉपर्टी है, कह रहा है इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ए ड्राई स्टेट। देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं ओजोन जो होता है ये किस में चेंज हो जाता है, O2 प्लस यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन देता है, जिसकी वजह से ये कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद कह रहा है इट ऑक्सीडाइज PbS to PbSO4। ठीक है, तो कह रहा है PbS to PbSO4। देखो यहाँ पर ओजोन के यहाँ हमने रिएक्शन थोड़ा समझना होगा। देखो ओजोन जो होता है वो किस में चेंज होता है, O2 होता है और वो में, तो यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज करता है। देखो PbS जो होता है ना, उससे क्या होता है, यही ऑक्सीजन रिएक्ट कर लेता है जो यहाँ से निकला हुआ है, तो यहाँ से ये रिएक्ट करता है तो बनाता है PbSO4 बना लेता है। अब देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन 4 आ गया ना, तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ देखो 1 ओजोन मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, 1 नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, तो इसका मतलब पूरे रिएक्शन में आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि जब ये 4 निकालेगा, रिलीज करेगा, तभी ये रिएक्शन होगा। तो ओवरऑल जब रिएक्शन हम देखते हैं तो देखो यहाँ पर PbS हो गया, तो ये PbS होगा। ठीक है, ओजोन देखिए यहाँ पर हमने 1 मॉलिक्यूल लिया था, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 ओजोन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ओजोन हो गया। अब 4 ऑक्सीजन है और 4 ओजोन, ये 4 नेसेंट ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 नेसेंट ऑक्सीजन हो गया, ये भी गया, तो ये तो कट जाएंगे। आगे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर PbSO4 है, तो यहाँ पर PbSO4 हो जाएगा और प्लस जो है ये हो जाएगा आपका 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4O2 हो गया। तो ये कंप्लीट रिएक्शन होता है इसका। तो यहाँ ध्यान में रखेंगे, लेड सल्फाइड जो है
ओजोन उसको क्या करता है, लेड सल्फेट में क्या करता है, वो ऑक्सीडाइज कर देता है। हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। और उसके बाद इट ऑक्सीडाइज Hg टू Hg2। हाँ ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने कहा कि जो ओजोन होता है वो क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है, तो यानी O3 होगा, वो किस में चेंज होगा, O2 और प्लस O में। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन ही क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो देखो Hg जो होता है ना, यही नेसेंट ऑक्सीजन से करता है रिएक्शन और बनाता है Hg2O। क्या बनाता है, Hg2O। देखिए Hg कितना है, 2 है, 2 से बैलेंस कर लेंगे। अब वो ओजोन नेसेंट ऑक्सीजन उड़ गया, बचा क्या आपका 2Hg और प्लस O3 गिव्स टू Hg2O और प्लस क्या है आपका O2 हो गया। ठीक है, तो ये है आपका इसका कंप्लीट आंसर था, यानी ये भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही मॉलिक्यूल कैसा होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो ये भी ऑप्शन क्या था, सही। यानी इसमें हम कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑल ऑफ दीज वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस, इस वीडियो में बस इतना ही। और ये मुझे लगता है कि ये आपका ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।